कर्म की अग्नि से ही फल का सोना चमकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 से संबंधित जो सामान्य हिंदी के 20 अंक हैं उसके प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 सेट इसमें आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें जो प्रश्नों का संकलन है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं उसी के समान और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। प्रश्न के साथ हर महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें दी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप भी अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए हर प्रश्न का उत्तर स्वयं से लगाएं और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तरों का जो आपने टोटल निकाला है, जितने आपने मार्क्स गेन किए हैं उनको यहाँ पर ज़रूर लिखें। और अगर आप किसी उत्तर को गलत सोचते हैं या गलत आपका होता है तो उसकी माइनस मार्किंग भी करें। ध्यान रखें कि वहाँ जब आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा देंगे तो हम वहाँ पर माइनस मार्किंग भी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सही अंक आते हैं वो माइनस मार्किंग में फिर डाउन हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। रिस्क लेना और वो रिस्क में आप कितने अच्छे हैं ये भी आपको यहाँ पर इस प्रश्नावली की जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए मृगेंद्र, एक मैंने यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बहुत ही आसानी से आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल, अहि, हिरन या कुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल है। तो पहले हम ये समझते हैं कि मृगेंद्र और किस शब्द का पर्यायवाची है या मृगेंद्र के और अन्य क्या पर्यायवाची हैं। तो मृगेंद्र है शेर का पर्यायवाची और इसके अन्य पर्यायवाची हैं वनराज, वनराज। अगला है मृगराज, मृगराज। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये शेर के पर्यायवाची हैं। तो शार्दुल या मृगेंद्र ये नए शब्द हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये वनराज, मृगराज, शेर, शार्दुल, मृगेंद्र ये शेर के ही पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है संसार, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम। ठीक है, तो जाह्नवी ऐसा शब्द है जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही हमारी जो पवित्र नदी है उसका पर्यायवाची यानी कि किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर सी, सुरसरी यानी कि गंगा का पर्यायवाची। इसके और हम पर्यायवाची लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे गंगा। ठीक है, गंगा है, देव नदी है, देव नदी और देवपगा, देवपगा। तो ये हैं सुरसरी, जाह्नवी, गंगा, देवनदी, ये सब अन्य सभी पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द क्या है? आसमान, आकाश, अंबर, गगन। तो अवनी का विलोम क्या होता है? आप सभी भी खुद से भी अनुमान लगाइए। ए आसमान, बी आकाश, सी अंबर। तो जो अवनी का विलोम है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंबर। ठीक है, आप अन्य सभी का विलोम शब्द जानते हैं। अवनी का विलोम शब्द अंबर है, तो आसमान का विलोम शब्द क्या होगा? आसमान का विलोम शब्द क्या होगा? धरती। आसमान का विलोम शब्द धरती। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। ठीक है, और गगन का विलोम शब्द क्या होगा? गगन का होगा धरा। तो जैसा शब्द होता है वैसा ही उसका विलोम शब्द होता है, और यहाँ पर हमारा आंसर है अवनी का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेय का विलोम शब्द क्या है? हेय हास्य है, हार है, ग्राम्य है या ग्राह है। ठीक है, हेय का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि इसको हमने हेय दृष्टि देखा, मतलब हेय मतलब जिसको हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत अनुमान आएगा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। और हेय का मतलब होता है नजरअंदाज करना, नकारना। ठीक है, अगर हम बात करें तो हास्य का विलोम क्या होगा? हास्य का विलोम होगा रुदन। हास्य का विलोम क्या होगा? रुदन। हार का विलोम होगा जीत। और ग्राम्य का विलोम क्या होगा? नगरीय या शहरीय, नगरीय या शहरीय। ठीक है, तो हेय का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ग्राह्य, यानी कि प्रकट करना, ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए जो भी आपका सिलेबस, आप खुद देख लीजिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस से एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐसा लिया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? हमने पहली वीडियो में बात की थी तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम वो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव वो होते हैं जिनका संस्कृत थोड़ा बहुत हिंदी में रूपांतरण किया जाता है। तो पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। अगर गोधूम तत्सम शब्द है तो इसका
तद्भव शब्द क्या होगा, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी आपको नहीं बताना चाहती, आप खुद से भी अपने ज्ञान का आकलन करेंगे। तो गोधूम अगर तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव भी होगा, वो तद्भव शब्द आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो तत्सम शब्द कौन सा है, गोधूम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब बताना है कि इसमें तद्भव क्या है। तद्भव क्या है, बैंक है, मुंह है, मर्म है या प्रलाप है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह है। अगर मुंह तद्भव है तो मुंह का तत्सम क्या होता है, मुंह का तत्सम होता है मुख, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे। तो मुंह तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है मुख। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, ठीक है, देशज नहीं है। ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पुष्कर जो है वो देशज नहीं है, बाकी सारे शब्द देशज हैं। इन पे हम बात कर चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी। तो पुष्कर अगर क्या है, पुष्कर अगर तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव क्या होता है, पोखर यानी कि तालाब, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे सकती थी लेकिन नहीं दिया, चलिए ठीक है, आपके लिए वही गोधूम वाला प्रश्न ही आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे, नहीं भाई, तत्सम तो संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव कहेंगे, नहीं भाई, तद्भव तो संस्कृत से हिंदी के रूपांतरण, तो हमें पता है ये कैसे शब्द हैं। देशज ही हम उसको कहेंगे, क्योंकि देशज वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, और संकर शब्द उन्हें कहते हैं जिसमें दो अन्य अन्य भाषाओं को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उस बेला को यानी कि उस समय को क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं, सायं बेला कहते हैं या अपराह्न कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोधूली कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको हम क्या कहेंगे, परावलंबी कहेंगे, पराश्रित कहेंगे, परोपजीवी कहेंगे या पराधीन कहेंगे। देखिए सब में पर लगा है, पर का अर्थ होता है दूसरा, ठीक है। दूसरे के सहारे परावलंबी, दूसरे पर आश्रित पराश्रित, दूसरे के सहारे जीवित परोपजीवी और दूसरे के अधीन पराधीन। तो हमें सही उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर सी, परोपजीवी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए, यानी कि गमन को अगर आप विलोम शब्द बनाएंगे तो आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उप का करेंगे, आ का करेंगे, प्रति का करेंगे या अनु का करेंगे। तो हमने कल बात की थी कि उपसर्ग वह होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो गमन के आगे क्या लगेगा कि वो उसका विलोम बन जाए, तो ऑप्शन नंबर बी, आगमन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग आपके सिलेबस में है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगते हैं, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बाकी क्रिया यानी कि धातु के साथ जो लगते हैं, यानी कि क्रिया मैंने कहा ना, तो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जो लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय हो गए, और जो क्रिया के साथ लगेंगे वो क्या हो गए, कृदंत प्रत्यय हो गए, यानी कि धातु के साथ जो लगते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे प्रत्यय के दो प्रकार हैं, तद्धित और कृदंत। और कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो धातु यानी कि क्रिया के साथ लगते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा लगता है, लेकिन ये बहुत अभी कई सारी परीक्षाओं में आ चुका है, और हम उसका आंसर अधोपतन लगाते हैं। अधोपतन, अधिपतन, ये तो आप नहीं लगाएंगे, मुझे पता है कि कन्फ्यूजन किस में होगा, इसमें और इसमें आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें और इसमें, किसमें, एक इसमें आप नहीं लगाएंगे, एक इसमें नहीं लगाएंगे, तो अधो और अधपतन। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है अधपतन। अधः का मतलब होता है नीचे, ठीक है, अधः का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। तो नीचे पतन मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसका डाउन हो रहा है, डाउन सेंस आप कह सकते हैं, जो उन्नति ना करके अवनति की तरफ जा रहा है। उन्नति का विलोम क्या था, अवनति होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, अधः पतन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मैंने आपसे कहा था मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग संकलन करूंगी, तो देखिए ये भी आपके उसमें है, वाक्य शुद्धिकरण है। तो अब इसमें वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। हमको वाक्य का शुद्ध रूप चयन करना है। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो क्या हो रहा है, देखिए आप, हमको लग रहा है कि बैल पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्रिया चरती आएगा या चरता आएगा या चरती आएगा। तो ध्यान रखेंगे बैल और बकरी अब एक दो हो गए ना, तो दो मतलब बहुवचन हो गए, हमको ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं आएंगे, यहाँ पर वचन का भी ध्यान देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है,
दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। बात यहाँ पर हो रही है शब्दों से। अगर वर्ण की बात होती, अगर हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक दो वर्णों को मिलकर क्या बनता है, तो दो वर्णों को मिलकर बनता है संधि। लेकिन यहाँ पर वर्ण नहीं, यहाँ पर शब्द हैं, तो क्या होगा, संधि नहीं होगा। ठीक है, अव्यय तो अपने आप में क्या है, वो तो ऐसा खंडित शब्द, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये अव्यय होता है। छंद ये है नहीं, छंद तो लय पद पंक्ति को कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, समास। दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है, समास बनता है। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विगु समास है, कर्मधारी समास है, तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद संख्या होता है। ठीक है, ट्रिक बताई थी, आप प्लेलिस्ट पे जाके समास वाला वीडियो देख सकते हैं। कर्मधारी समास वो होता है जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अव्ययभाव में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। अगर हम परमेश्वर का विग्रह करेंगे तो परमेश्वर का विग्रह क्या होता है, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तो क्या हुआ, देखो ईश्वर की विशेषता है कि वो परम है, तो क्या बन गया, विशेषण विशेष्य वाला समास कौन सा होता है, कर्मधारी समास होता है। तो ऐसे आप उत्तर तक पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारी। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, जलोग, गुरुपदेश या परमोदारी। देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है, डबल होना, है ना। और जहां पर आपको डबल मात्राएं दिखे तो आप याद रखेंगे ये सब क्या है, ये सब वृद्धि संधि है। ये सब क्या है, वृद्धि संधि है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, गुरुपदेश है। अगर गुरुपदेश इसका आंसर है तो यानी कि गुरुपदेश वृद्धि संधि नहीं है। तो गुरुपदेश क्या है, देखो गुरुपदेश का विग्रह होता है गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखेंगे इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। गुरुपदेश में कौन सी संधि है, गुरुपदेश में दीर्घ संधि। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा फास्ट में बोलती हूँ, कोई बात नहीं, आपको फास्ट ही चाहिए क्योंकि अधिक समय नहीं व्यर्थ करना चाहते हैं। 20 प्रश्न के लिए आप 15 मिनट देंगे अच्छे से, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, इसलिए जुड़े रहें क्योंकि अभी अप्रैल में आपका पेपर है, तब तक आप बहुत निपुण हो जाएंगे। अन्य अगर आप पॉलिटेक्निक लेक्चर की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं 20 नंबर का हिंदी तो आता ही आता है और यही सबका सिलेबस होता है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ठीक है, तो महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो उष्ण या महा उष्ण। तो ध्यान रखेंगे महोष्ण में कौन सी संधि है, ये पहले तो हम संधि विच्छेद, अच्छा संधि पहले हम बताते हैं कि संधि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस उष्ण इसका सही संधि विच्छेद है। अगर यह संधि विच्छेद सही है तो इसकी में संधि कौन सी है, इसमें संधि है गुण संधि। इसमें संधि कौन सी है, गुण संधि। कल वाली वीडियो में भी हमने गुण संधि पे बात की थी। ठीक है, तो महा प्लस उष्ण क्या है, गुण संधि है। और संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा बताइए कि ये जो वाक्य है अगर इसको हम प्रभावी रूप, देखो मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है, अपनी बातों को प्रभावित, सामने वाले के लिए प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना होता है मुहावरे और लोकोक्ति का कार्य। तो तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसकी जगह मुहावरा क्या प्रयोग होगा, नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना या अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। तो ऑप्शन नंबर सी, अन्न जल उठ जाना इज द राइट आंसर। तो मालूम होता है तुम्हारा यहाँ से अन्न जल उठ चुका है, समझ में आया। तो ऐसे भी मुहावरे आपसे पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। ठीक है, ये लोकोक्ति से मैंने एक प्रश्न लिया है। देखिए एक प्रश्न मुहावरे से लिया है तो एक प्रश्न लोकोक्ति से भी लिया है। तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इसका अर्थ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो उसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अपनी ही बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। तो ध्यान रखेंगे कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, मतलब अपनी, देखो कुम्हार क्या करता है, बनाता है ना किसी चीज़ को। तो कहीं ना कहीं लोकोक्ति के अर्थ की तरफ आप जाएं, समझें। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के विषय में यहाँ पर चर्चा की। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और आपको हेल्पफुल लगते हैं, आपकी मदद होती है, आपको अच्छा लगता है, प्रश्नों का संकलन आपको अच्छा लगता है। आप अन्य लोगों को भी जोड़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने द्वारा इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं उनको जरूर लिखें। ध्यान रखें माइनस मार्किंग करके आप यहाँ पर बताएं। अगर मैं जल्दी बोल रही हूँ, जल्दी आंसर दे रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और अन्य सभी अभी जो भी आपको अपडेट मिलती है, चाहे वो यूकेएसएससी से रिलेटेड हो, चाहे यूकेपीएससी से हो, वो भी आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड से भी एमसीक्यू में बना रही हूँ, उसके साथ ही इंडियन हिस्ट्री और करंट अफेयर पे भी वीडियो। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके देखें और कमेंट करके, लाइक करके हमें मोटिवेट करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।